ये जितने तेज होंगे, मेरे लिए कोई ना कोई मछली पकड़ना उतना ही आसान हो जाएगा। अगर मुझे खुद को बचाने की जरूरत पड़ी तो भी ये काम आएगा, क्योंकि यहाँ के समंदर में शार्क भी शिकार करती हैं। अब इसकी धार काफी तेज हो गई है और ये अब मछली पकड़ने के लिए बिल्कुल सही औजार बन गया है। यहाँ बहुत सी मछलियां हैं, बशर्ते मैं उन्हें पकड़ सकूं। पर साथ ही खतरा भी है। कुछ मछलियां जहरीली होती हैं तो कुछ हमला कर सकती हैं। साथ ही मुझे अपने हाथ अंधेरी दरारों से दूर रखने होंगे, क्योंकि खतरनाक मोरे ईल नजर आने वाली किसी भी चीज पर हमला कर देती हैं। और इन्हें खाने की कोशिश भी मत कीजिए। मोरे ईल की वजह से सिगुटेरा हो सकता है। यह अमेरिका में होने वाली सबसे आम मरीन फूड पॉइजनिंग है। मैं बस कुछ मिनट ही अपनी सांस रोक पाऊंगा, फिर मुझे सतह पर आना पड़ेगा। सभी मैमल्स में इंसानों की सांस रोकने की क्षमता सबसे कम होती है। लेकिन मुझे ये करते रहना होगा। अगर मुझे कुछ खाने को मिल जाए तो मेरी हिम्मत काफी बढ़ जाएगी। ये कछुआ मेरे लिए एक लजीज डिश साबित हो सकता है, लेकिन 1970 के उत्तरार्ध में इन्हें विलोपन के खतरे से घिरे जीवों की सूची में रखा गया था, तो बहुत मजबूरी होने पर ही मैं इसे खाऊंगा। मेरी सांस फूलने लगी है, लेकिन पहले के मुकाबले मैं सांस ज्यादा देर रोक पा रहा हूं और मुझे यही करना चाहिए। धीरे धीरे पानी के नीचे अपनी सांस ज्यादा देर रोकनी चाहिए। लेकिन मैं यहाँ किसी शार्क से मुलाकात की उम्मीद नहीं कर रहा था। खुशकिस्मती से ये एक सैंडबार शार्क है, यहाँ की सबसे कम आक्रामक प्रजातियों में से एक। लेकिन इससे मुझे अंदाजा हो गया है कि यहाँ ऐसी और भी हो सकती हैं, तो मुझे जल्दी से पानी से बाहर निकलना होगा। पर मैं हिम्मत नहीं हारने वाला। जिंदा रहने के संघर्ष से जुड़ी किसी स्थिति में आपको लगातार कोशिश करनी चाहिए और उसके कामयाब ना होने पर नई योजना बनानी चाहिए। मैं पैसिफिक के द्वीपों पर रहने वाले लोगों की एक पारंपरिक तकनीक आजमाऊंगा। मैं एक पौधा ढूंढ रहा हूं जिससे मछली को जहर दिया जा सकता है। ट्यूबर प्लांट पूरे प्रशांत महासागर में आमतौर पर उगता है। इसकी पत्तियां अंडाकार होती हैं और यह समुद्री किनारों के नजदीक पाया जाता है। जहर इसकी जड़ों में होता है। इसकी सिर्फ ताजा और छोटी जड़ें ही इस्तेमाल की जाएं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा जहरीली होती हैं। जब लहरें पीछे हटती हैं तो अक्सर छोटे छोटे गड्ढों में मछलियां फंस जाती हैं, और मैं यहाँ इस ट्यूबर की जड़ को कुचल रहा हूं ताकि इसका तेल बाहर आ जाए। और ये बढ़िया काम है। इसे आप अच्छी तरह से कुचल दीजिए और फिर इसे पानी में ऐसे धो लीजिए। कुछ ही मिनटों में इस पानी में फंसी कोई मछली तैरकर सतह पर आ जाएगी। इस पौधे और इसकी जड़ों में रोटेनोन नाम का एक प्राकृतिक जहर होता है, जिसका इस्तेमाल यहाँ के लोग मछली पकड़ने के लिए सदियों से करते आए हैं। इस जहर का इंसानों पर कोई असर नहीं होता, तो इन मछलियों को खाया जा सकता है। 8 मछलियां मिल गई हैं। खाने का इंतजाम तो हो गया, पर अब जब मैंने इन्हें पकड़ लिया है, मुझे इन्हें पकाना भी होगा। और इसके लिए मैं एक ईम्यू में इन्हें बेक करूंगा। ये दरअसल एक हवाईयन पारंपरिक रॉक अवन होता है। मैं ये काम कब से करना चाहता था, लेकिन मुझे बस इसे ठीक से करने का वक्त कभी नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले मैं इस तरह का एक गड्ढा खोदने वाला हूं। अब मैं इस बड़े से चिमटे का इस्तेमाल करूंगा जिसे मैंने पहले बनाया। ये काफी बढ़िया है। इसके जरिए मैं कुछ पत्थर उठा सकता हूं और इन्हें यहां रख दूंगा। ये काफी गर्म पत्थर हैं और इन्हीं पत्थरों के जरिए मछलियां धीमे धीमे पकने वाली हैं। और ये पत्थर कई घंटों तक बहुत गर्म रह सकते हैं, और रेत भी एक बहुत अच्छी इंसुलेटर होती है। अब मैं इन मछलियों को इन टी ट्री की पत्तियों में लपेट दूंगा, और पोलिनेशिया के लोगों के लिए ये पत्तियां बहुत अहमियत रखती हैं। इन्हें दवाइयां बनाने के लिए और एंटी एजिंग खूबियों के लिए जाना जाता है। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि इससे स्वाद बढ़ जाता है और नमी भी कायम रहती है। और मैं इसे इस गजब के स्टीमर के बीच वाले हिस्से में रखने वाला हूं, और मैं इसके एक छोर को
इस तरह बांध देता हूं और अब ये अवन में रखने के लिए बिल्कुल तैयार है। और मैं कुछ पत्तियों को यहां अवन की तली में रख रहा हूं और फिर इसके ऊपर मैं ये रख दूंगा इस तरह से, और ऊपर कुछ और पत्तियां रख रहा हूं और बस अब मैं इसे ढक देता हूं और करीब 1 घंटे में ये मछलियां पककर तैयार हो जाएंगी। इंतजार नहीं किया जा रहा। मछलियां पक रही हैं। इस दौरान मैं नारियल के गूदे से तेल निकाल रहा हूं, जो मुझे सूरज की धूप और खारे पानी से बचाएगा। मैं इसे निकालकर कुचलने वाला हूं और इसका तेल निकालूंगा। मैं इसे किसी सनस्क्रीन जैसा स्मूथ तो नहीं बना सकता, लेकिन मैं इसे इतना कुचल दूंगा कि इसमें से तेल बाहर आ जाएगा और इसी तेल के जरिए मैं खुद को खारे पानी, यहाँ की रगड़ और धूप से बचा सकता हूँ। बस मुझे इसे अपने हाथों पर और अपनी त्वचा पर इस तरह से रगड़ना होगा। आपको इसमें से तेल निकलता दिखेगा और इससे मुझे काफी बचाव मिलेगा। मछलियां अब तक पक चुकी होंगी। ये देखिए, मछलियों की आंखें बाहर आ गई हैं। पता नहीं आप देख पा रहे हैं या नहीं। मैं एक बाहर निकाल लेता हूँ। मछली की आंखें बाहर आ गई हैं, यानी ये पक गई हैं। आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं और मुझे यकीन है कि ये जरूर स्वादिष्ट होगी। आप ऐसे किसी द्वीप पर लंबे वक्त तक रह सकते हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि फंसे हुए नाविकों ने अपने घर लौटने के लिए बड़े बड़े जोखिम उठाए हैं। कल मैं कुछ ऐसा करूंगा जो मैं हमेशा से करना चाहता था। मैं एक राफ्ट बनाकर समंदर की तरफ निकलने की कोशिश करूंगा। मैं एक ऐसे शख्स का किरदार अदा कर रहा हूं जो प्रशांत महासागर के बीच मौजूद किसी द्वीप पर फंसा हो। मेरे पास रहने के लिए जगह है, खाना है और अब मैं खुद को बचाए जाने के लिए कई हफ्ते इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपके द्वीप पर पानी और खाना खत्म हो जाए तो आप तब भी बचाए जा सकते हैं, अगर आप वहाँ से चले जाएं। और मैं यही करने वाला हूँ। पोलिनेशिया के पुराने लोग इस तरह की नावों में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय किया करते थे, लेकिन जब भी उन्हें और ज्यादा दूर जाना होता था तो वो इस तरह का आउटरिगर इसके साथ जोड़ देते थे और इससे नाव स्थिर हो जाती है। लेकिन मेरे पास इस तरह की बढ़िया नाव बनाने का ना ही वक्त है और ना ही औजार हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ ढेर सारी काम की चीजें हैं। बहुत सारा बांस है और काफी रस्सियां भी हैं और मैं उन चीजों से एक बड़ा राफ्ट बना सकता हूँ, एक कैटमरान जैसे। इसी के जैसी एक छोटी सी नाव। वो इतनी पेचीदा नहीं होगी, लेकिन वो बहुत स्थिर होगी और उसी के जरिए मैं इस द्वीप से निकल पाऊंगा। समुद्री यात्री हजारों साल से बांस का इस्तेमाल उसकी ताकत और उसके पानी में तैरने की वजह से करते आए हैं। बांस के सेक्शन जॉइंट्स के बीच हवा मौजूद होती है और इसकी लकड़ी में भी छोटे छोटे हवा के चेम्बर्स होते हैं। बांस के ऐसे पेड़ को गिराने के लिए मुझे इसके निचले हिस्से में आग जलानी पड़ेगी, क्योंकि इसे काटने का मेरे पास कोई जरिया नहीं है। अपने चाकू से इसे काटने लगा तो सदियां लग जाएंगी, लेकिन ऐसा करने से पहले मुझे इनमें से किसी एक हिस्से में सुराख करना होगा, क्योंकि ये बांस हवा से भरे सील्ड कंपार्टमेंट होते हैं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आग जलाने पर हवा गर्म हो सकती है और ये बांस फट सकता है। तो मुझे चाकू की नोक से या धार के जरिए सुराख बनाना होगा ताकि प्रेशर कम हो जाए। ये बांस बहुत ही सख्त है, लेकिन मुझे लगता है हाँ, मैंने बाहरी हिस्सा काट दिया है तो इससे प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब मुझे बस आग जलानी होगी और इसके लिए मैं नारियल के इस बाहरी टुकड़े में अंगार लेकर आया हूँ। और हाँ, यह भी सुलग रहा है। हाँ, यह अंगार अभी जल रहा है और इसे सुलगाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ओ, यह अंगार बुझने ही वाला था। अगर ये बुझ जाता तो मुझे दूसरा लाने के लिए 1 किलोमीटर का सफर तय करके जंगल में जाना पड़ता। ओ, बढ़िया। अब मैं इसे हिबिस्कस के छाल की मदद से बांधने वाला हूँ। इस कैटमरान जैसे डिजाइन से राफ्ट को ज्यादा स्थिरता मिलेगी और मुझे सामान रखने के लिए ज्यादा जगह है। अब मैं इसे पानी में उतारना चाहता हूँ। इसके डेक को इतना मजबूत और लचीला होना चाहिए कि ये ताकतवर लहरों को झेल सके और मुझे भी पानी से ऊपर सूखा रखे। और क्योंकि ये राफ्ट काफी भारी होगा तो मैं इसके नीचे बांस के रोलर बना रहा हूँ ताकि इसे पानी में ले जाने में आसानी हो। अब मुझे एक पतवार चाहिए, उसके बिना मेरा सफर सिर्फ बहाव के रहमो करम पर होगा। ये इस राफ्ट का
एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं एक सेल यानी पाल बना रहा हूँ और ये काम मैंने पहले कभी नहीं किया, इसलिए मुझे ये नहीं पता कि इससे बात बनेगी भी या नहीं। मैं पाल बनाने के लिए पाम की इन पत्तियों को आपस में बुनने वाला हूँ और फिर लकड़ी का फ्रेम बनाऊंगा जो इस पूरे ढांचे को थामेगा। मैं इसे तली में लगा देता हूँ। ऐसी कुछ और लकड़ियां लगाकर मैं इन्हें आपस में बांध सकता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि प्रशांत महासागर में ये कितनी देर टिका रह पाएगा। मैंने ये पता लगाने का फैसला किया है कि समंदर में हालात कैसे हैं, और वो अच्छे नहीं हैं। जब तक ये ट्रेड विंड्स थोड़े कम नहीं हो जाते, मैं इस द्वीप से निकल नहीं पाऊंगा। जरा हालत तो देखिए, देखिए पानी किस तरह खौल रहा है। देखकर बहुत ज्यादा डर लगता है। जहां तक मेरी नजर जाती है वहां तक बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह के समंदर में किसी भी राफ्ट की हालत खराब हो जाएगी। मुझे हवाएं रुकने का इंतजार करना होगा। पर तभी मुझे पानी में कुछ नजर आया। ये एक बोतल है, इससे मेरी जान बच सकती है। अगर मैं किसी तरह से इसे हासिल कर लूं तो मुझे काफी फायदा होगा, लेकिन वहां तक उतरना आसान नहीं होगा। ऐसी लहरें जानलेवा हो सकती हैं। हाल ही में एक परिवार को ऐसी ही एक चट्टान से एक बड़ी लहर बहा कर ले गई थी। उस परिवार में जो माता पिता थे वो डूब गए, लेकिन पानी ने उनके 11 साल के बच्चे को चट्टानों पर पटक दिया, जहां से लाइफ गार्ड्स ने उसे बचा लिया। लहरों का अक्सर एक नियमित पैटर्न होता है। ये 7 के सेट में आती हैं और लगातार तेज होती जाती हैं। तो अगर मैंने धीरज रखते हुए इस पैटर्न पर नजर रखी तो मैं सबसे बड़ी लहरों से बच सकता हूँ। बोतल थोड़े शांत पानी में आ गई है। मैं इसे निकालने की कोशिश करूंगा। इस बोतल में पीने लायक पानी भरा जा सकता है, लेकिन अब वक्त है इस द्वीप के कैंप वाले हिस्से की तरफ लौटने का, ताकि मैं अपने राफ्ट में बचा थोड़ा बहुत काम निपटा सकूं। खुले समंदर में मुझे राफ्ट को नियंत्रित करना होगा, इसीलिए मैं हिबिस्कस की लकड़ी से एक पतवार बना रहा हूं। मैं इसे मजबूत बनाने के लिए एक फाइबर से बांध रहा हूं। ये मेरे रडर की भूमिका निभाएगा। ये धीमा और मुश्किल काम है, लेकिन इसका फायदा होगा। मैं पानी के बहाव के भरोसे नहीं रहना चाहता। मेरी पाल अब आकार लेने लगी है। इस तरह से किसी चीज को बुनने में आप जल्दबाजी नहीं कर सकते, और मुझे इस तरह से आराम से बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। सूरज डूब चुका है, आग जल रही है, और मैं धीरे धीरे इन पत्तियों को बुन रहा हूँ। और अब मुझे ये लगने लगा है कि ये मेरे राफ्ट के लिए एक अच्छा पाल बन सकता है। और ये भी लगता है कि इसे जैसे जैसे बुन रहा हूँ मैं अपने घर के और करीब पहुंच रहा हूँ। अगली सुबह बारिश होने लगी, और ये मेरे लिए अच्छी खबर है। अब मैं इस बारिश के पानी से समंदर के खारे पानी को शरीर से धो सकता हूँ। इसमें नहाकर बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं इस बारिश का भरपूर फायदा उठाना चाहता हूँ। देखता हूँ कि मैं इस पानी को इकट्ठा कर पाऊंगा या नहीं। और इस काम के लिए सबसे अच्छा तरीका है नारियल के इस छाल का इस्तेमाल करना। अगर मैं इसे इस तरह रेत में रख दूं और एक बड़ी सी पत्ती इस पर ऐसे टिका दूं, तो बारिश का पानी इससे होता हुआ इसमें भर जाएगा। और इस तरह की बारिश में ये बस कुछ ही मिनटों में पूरा भर सकता है, और इससे मुझे मीठा पानी पीने मिलेगा। ऐसी गर्मी में आपको रोजाना कम से कम आधा लीटर पानी पीना चाहिए। मेरी बोतल मुझे सिर्फ 5 दिन का पानी दे सकती है। यह काफी मुश्किल काम है, लेकिन अब ये पाल राफ्ट पर लग गया है, और इससे सफर के दौरान मुझे छांव भी मिलेगी। मुझे ये धूप से बचाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे इस बात का ख्याल रखना होगा कि मेरे पास जरूरत की सारी चीजें हों, क्योंकि एक बार जब ये नाव चल पड़ेगी तो ये इतनी भारी है कि मैं इसे किसी भी हालत में इस किनारे तक ला नहीं पाऊंगा। और मुझे प्रशांत महासागर की चुनौती को देखते हुए हर चीज अपने पास रखनी होगी। पानी के साथ साथ मैं अपने बचाव के लिए ज्यादा कोकोनट ऑयल और चाकू तेज करने के लिए रेत ले रहा हूँ। अगर मुझे कोई जहाज नजर आया तो मैं इसे एक सिग्नल रिफ्लेक्टर की तरह इस्तेमाल करूंगा। मैं इस वक्त बहुत जोश में हूँ, और मैं इन दिनों को कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैं बस पूरे दिल से दुआ कर रहा हूँ कि ये राफ्ट चल जाए। ये इम्तिहान की घड़ी है। अगर आपको पूरी तरह भरोसा ना हो कि आपका राफ्ट तैर सकता है, तो उसे छोड़कर किनारे की तरफ तैरिए।
लेकिन लगता है कि ये पॉलिनेशियन डिजाइन काफी स्थिर है। ठीक है, तो हम निकल चुके हैं और हवा की रफ्तार पिछले कुछ दिनों के मुकाबले काफी धीमी है। मैं इस पर नजर रखे हुए था। ट्रेड विंड्स वाकई अब रुक गई हैं और मैं मौसम के इसी दौर का इंतजार कर रहा था। उम्मीद करता हूं कि मौसम बिल्कुल ऐसे ही बना रहेगा। उथल पुथल समंदर में मेरे राफ्ट को काफी कमजोर कर देगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शांत दौर बना रहे। लेकिन फिलहाल मेरी सबसे बड़ी मुसीबत है यहाँ की धूप। यहाँ बहुत गर्मी है और इस पाल से मुझे थोड़ी बहुत छांव मिल रही है, लेकिन फिलहाल मेरी सबसे बड़ी मुश्किल है मेरे ऊपर गिरने वाली ये खारे पानी की जबरदस्त फुहार, और मेरी त्वचा इससे सूखती जा रही है। इसीलिए मैं अपने साथ ये देखिए नारियल का तेल लाया था। यही वक्त है इस तेल को लगाने का, ताकि खारे पानी से मेरी त्वचा को नुकसान न पहुंचे। इस तरह की गर्मी में खुद को ठंडा रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हर कुछ घंटों में आप एक डुबकी मारें, लेकिन हमेशा अपने आप को राफ्ट से बांध कर रखें, क्योंकि समंदर में फंसे कई लोगों के किस्से हैं जो अपने राफ्ट से अलग हो गए थे। लेकिन इस पानी में कुछ है और मुझे जल्दी से इससे निकलना होगा। मुझे इसमें उतरने से पहले जांच कर लेनी चाहिए थी। मैं खुशकिस्मत हूं कि पानी से बाहर आ गया। आमतौर पर शार्क सतह के करीब होती हैं, आप उनके डोर्सल फिन देख सकते हैं, लेकिन ये वाली गहराई में थी और मुझे पानी में उतरते वक्त पता नहीं था कि वो करीब है। जब भी आप किसी राफ्ट से उतरकर पानी में तैरते हैं तो हमेशा कपड़े और जूते पहने रखें। आंकड़े बताते हैं कि जब लोग समंदर में ग्रुप्स में उतरते हैं तो सबसे पहले अक्सर बिना कपड़े वालों पर ही हमला होता है, क्योंकि इंसान के शरीर पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो शार्क्स उन्हें मछली समझती हैं। वाह, जरा इसे देखिए। और ये टाइगर शार्क्स जब किसी चीज को चबाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। जरा देखिए इसे। अगर आप पानी में हो और इनका हमला हो जाए तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप चिल्लाएं, पानी पर हाथ मारें, शार्क की नाक या गिल्स पर मुक्का मारें, क्योंकि ये उनके सबसे नाजुक अंग होते हैं। और समंदर में फंसे लोग ऐसे मंजर से ही सबसे ज्यादा डरते हैं। ऐसे में शांत बने रहना बहुत मुश्किल होता है। मैंने एक राफ्ट बनाया है और द्वीप को पीछे छोड़ा है ताकि आपको दिखा सकूं कि समंदर में जिंदा कैसे रहते हैं। लेकिन अब मुझे एक मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वो उस शार्क ने नीचे से टक्कर मारी। मैं दुआ कर रहा हूं कि ये दूर चली जाए। वो देखिए देखिए देखिए, वो 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 ग्रेट व्हाइट शार्क के अलावा टाइगर शार्क किसी भी दूसरी शार्क के मुकाबले कहीं ज्यादा इंसानों की मौत के लिए जिम्मेदार होती हैं। बाप रे, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन जल्द ही ये शार्क मुझसे ऊब गई और चली गई। मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि इतने बड़े समंदर में लोग इस तरह तैरते हुए कई कई हफ्तों तक कैसे बच पाते हैं। अपनी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जबरदस्त हिम्मत की जरूरत होती है। इसीलिए खुद को व्यस्त रखना और पानी और खाना ढूंढने की पूरी कोशिश करना जरूरी होता है। तो अब मछली पकड़ने का वक्त है। मैंने उसे पकड़ने का कांटा द्वीप पर मिली एक मछली की हड्डी से बनाया है। थोड़ा सा चारा भी जुटा लिया है और हिबिस्कस के रेशों से मैंने एक लाइन बना ली है और इसकी रॉड बनी है बांस से। चलिए देखते हैं कि क्या मिलता है। आराम से बैठ जाता हूं, शायद कुछ मिल जाए। ओ, लगता है कुछ फंसा है। ए, ओ, क्या बात है, एक मछली फंसी है। ये एक छोटी सी सर्जन फिश है। ये काफी डरावनी मछली है। आप इसकी वजह देख सकते हैं। ये देखिए, इसके शरीर की साइड चाकू जैसी तेज होती है। इस तरफ से भी ये काफी तेज है
और ये बिल्कुल ब्लेड जैसी है और ये इसके बहुत तेज हिस्से हैं। अगर आप इसे गलत ढंग से उठाएंगे तो इससे आपकी नस भी कट सकती है। मैं इसे ऐसे काट कर खोल रहा हूं और आप इसकी रीढ़ की हड्डी देख सकते हैं और मुझे यहां से इसका रस चूस कर बाहर निकालना होगा। कुछ खास नहीं मिला, लेकिन कुछ ना मिलने से तो अच्छा है। मैंने समंदर में जिंदा रहने से जुड़ी जो कहानियां सुनी हैं, उनमें से सबसे कमाल की थी बेलीज दंपत्ति की, जो पति पत्नी थे और वो जब अपनी यॉट में थे तो एक व्हेल ने उन पर हमला किया और फिर वो करीब 100 दिनों तक अपनी लाइफ राफ्ट में तैरते रहे। वो बस कछुए, समुद्री पक्षी और मछलियों का कच्चा मांस खाकर ही जिंदा रहे और उनके पास उस राफ्ट पर बस कुछ सेफ्टी पिन थी और उनके हाथ थे और फिर उनकी जान एक छोटी सी फिशिंग बोट पर बैठे लोगों ने बचाई थी। तब तक उनके कपड़े उनके शरीर पर सड़ चुके थे, उन्होंने काफी सनबर्न झेला था और उनके शरीर पर काफी घाव भी थे, लेकिन वो जिंदा थे। तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, लेकिन पानी पर पड़ रहे धूप के रिफ्लेक्शन से ये और भी ज्यादा लग रहा है। बिना छांव के मेरे सामने सनस्ट्रोक का खतरा पैदा हो गया है। प्रशांत एक विशाल महासागर है, लेकिन इसमें व्यस्त शिपिंग लेन्स भी हैं। पर अगर आप इन जहाजों का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचेंगे तो ये शायद आपको नहीं देख पाएंगे। मुझे सामने एक जहाज दिख रहा है। हम शायद उससे 7 या 8 किलोमीटर दूर होंगे और मुझे उसका बस ऊपरी हिस्सा नजर आ रहा है। वो लहरों में ऊपर नीचे हो रहा है और मुझे यकीन है कि वो एक जहाज है। मैं अपने चाकू पर थोड़ी सी रेत रगड़ रहा हूँ, इससे ये ज्यादा चमकेगा और मैं इससे इशारा कर पाऊंगा। अगर आपने ठीक से सिग्नल दिया तो आप 16 किलोमीटर तक अपनी मौजूदगी जता सकते हैं। और एक शख्स ऐसा भी था जिसने ऐसा रिफ्लेक्टर बनाकर 160 किलोमीटर दूर से इशारा किया था और आपको बस अपनी उंगलियों से एक वी बनाकर इसे धूप में चमकाना होता है, इस तरह से, और आपकी उंगलियों के बीच से इसे ऊपर नीचे कीजिए और बस दुआ कीजिए कि उस जहाज पर कोई हो जो आपकी तरफ देख ले। मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग मेरी तरफ आ रहे हैं। ये सब शायद आपको आसान लगे, लेकिन यकीन मानिए मैंने सोचा था उससे ये कहीं ज्यादा मुश्किल है। मैं ये समझ पाने में कामयाब रहा कि समंदर कितना बेरहम हो सकता है, पर कुछ लोगों ने अपनी हिम्मत के बल पर ही अपनी जान बचाई है और ये उन जैसी जगहों में से एक है जहां पर अगर आप ना जाएं तो उसे पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे लिए अब घर लौटने का वक्त हो गया है।